कैसे हैं दोस्तों। अब हम चालू कर रहे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। हम सेट थ्री काय का CITS का सेट थ्री उपयोग करेंगे और इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्नियर डेप्थ गेज द्वारा किस सतह को मापा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर डेप्थ गेज द्वारा किस सतह को मापा जाता है। पहला है पिच व्यास, दूसरा है बाहरी डायामीटर, तीसरा है आंतरिक डायामीटर, चौथा है स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। तो पहले का आंसर क्या है, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। दूसरा क्वेश्चन, जॉब पर लेआउट को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जॉब जॉब पर लेआउट को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला है डेप्थ माइक्रोमीटर, दूसरा है वर्नियर डेप्थ गेज, तीसरा है वर्नियर हाइट गेज, चौथा है मार्किंग ब्लॉक। तो क्या है, जॉब पर लेआउट को चिन्हित करने के लिए हम करते हैं वर्नियर हाइट गेज का उपयोग। हम क्या का उपयोग करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का। एक मिनट, चलिए तीसरा क्वेश्चन, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की क्या हानि है। जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसकी क्या हानि है, पहले अधिक प्रारंभिक लागत है, आर्क ब्लो से मुक्त नहीं है, अधिक रखरखाव लागत है, अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो तीसरे का क्या आंसर है, अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। चौथा, वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग को कौन सा कारक निर्धारित करता है। पहला है ज्वाइंट का प्रकार, दूसरा है वेल्ड की स्थिति, तीसरा है इलेक्ट्रोड की लंबाई, चौथा है इलेक्ट्रोड का व्यास। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोड का व्यास। चौथे का क्या आंसर है, इलेक्ट्रोड का व्यास। आर्क वेल्डिंग के दौरान हमिंग ध्वनि का क्या प्रभाव होता है। जब आर्क वेल्डिंग होती है तो एक आवाज सुनाई देती है, उसको हम हमिंग ध्वनि कहते हैं। उसका क्या प्रभाव है, वो किस कारण से होती है। लंबी आर्क लंबाई, जल्दी में आर्क वेल्डिंग करना, शॉर्ट आर्क लंबाई और सामान्य आर्क लंबाई। तो जो हमिंग होती है वो लंबी आर्क लंबाई होती है, मतलब वर्क पीस से जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसके जो बीच की दूरी होती है वो लंबी होती है। ठीक है। छठो, एक्स के रूप में चिन्हित वेल्डिंग दोष क्या है। जो ये वेल्डिंग दोष है ये क्या है, पोरोसिटी है, स्लैग इंक्लूजन है, क्रेटर है, ब्लो होल है। तो ये जो छठवें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, क्रेटर है, ब्लो होल है, पोरोसिटी है और स्लैग इंक्लूजन है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है क्रेटर। ये जो बना हुआ है ये क्या है, क्रेटर। क्या है, क्रेटर मतलब गड्ढा। ठीक है। फिर है सातवां, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। हमें ऐसी आर्क वेल्डिंग मशीन का पता लगाना है जो इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो सातवें का आंसर क्या होगा, रेक्टिफायर सेट होगा, मोटर जनरेटर सेट होगा, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होगा, इंजन जनरेटर सेट होगा। तो सातवें का क्या आंसर है, सातवें का आंसर है रेक्टिफायर सेट। क्या है, रेक्टिफायर सेट। आठवां, एसिटिलीन कनेक्शन की जांच के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन कनेक्शन की जांच के लिए
किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? नमक का पानी, साबुन का पानी, कठोर पानी, ताजा पानी। तो इसका आंसर है साबुन का पानी। एसिटिलीन कनेक्शन की जांच करने के लिए जो हमारा नॉर्मल साबुन होता है उसके पानी का उपयोग किया जाता है। 9वां, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? 7 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 14 मीटर क्यूब और 15 मीटर क्यूब। तो 9वें का क्या आंसर है? ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता 7 मीटर क्यूब होती है। 7 मीटर क्यूब होती है। इसमें आप ये पता कीजिएगा कि जो एसिटिलीन सिलेंडर है, जो एसिटिलीन सिलेंडर है उसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? एसिटिलीन गैस सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है, ये आप पता कीजिएगा। 10 होती है, 14 होती है, 15 होती है, आपको पता करना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता है 7 मीटर क्यूब। क्या है? 7 मीटर क्यूब। 10वां, ज्वाला प्रज्वलित करते समय ब्लो पाइप नोजल की स्थिति क्या होती है? ज्वाला प्रज्वलित करते समय जो ब्लो पाइप है उसके नोजल की स्थिति क्या होती है? क्या वो सीधी स्थिति में होता है? क्या वो क्षैतिज स्थिति में होता है? क्या वो उल्टी स्थिति में होता है? क्या वो सुरक्षित दिशा में होता है? तो 10वें का आंसर क्या है? 10वें का आंसर है सुरक्षित दिशा में होता है। क्या? नोजल कब? आर्क वेल्डिंग गैस वेल्डिंग करते समय। क्या? गैस वेल्डिंग करते समय ब्लो पाइप नोजल की स्थिति। बैक फायर होने पर क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए? एहतियाती कदम क्या उठाए जाने चाहिए जब बैकफायर हो? पहला ऑप्शन है जल्दी से दोनों बॉल बंद कर दें और पानी में डुबो कर रखें। केवल ऑक्सीजन बंद करें, एसिटिलीन को पहले बंद करें और अगले ऑक्सीजन को, पहले दोनों बॉल ऑक्सीजन बंद करें और ब्लो पाइप को पानी में डुबा कर रखें। तो आंसर क्या है? शट ऑफ बोथ बॉल ऑक्सीजन फर्स्ट एंड डी ब्लो पाइप इन वाटर। पहले दोनों वाल्व ऑक्सीजन बंद करें, ऑक्सीजन वाल्व को पहले बंद करें, फिर उसके बाद ब्लो पाइप को पानी में डुबो कर रखें। ऑक्सीजन पाइप को पहले करना है, फिर उसके बाद हमको पानी में डुबोना है। जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ना, 12वें नंबर का जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये क्या नाम है इसका? हैंडल है, मिक्सिंग चैम्बर है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है या एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व है? तो 12वें का क्या आंसर है? 12वें का आंसर है A3, मतलब ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। क्या है? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। क्या है? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। फिर है हेलिकल गियर्स की मिलिंग के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? हेलिकल गियर की
मिलिंग के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? वर्टिकल मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो 13वीं का आंसर है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। क्या है? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। सीएनसी प्रोग्राम प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? ड्राइंग भाग का अध्ययन, मशीन उपकरण की पहचान, संचालन की पहचान करना, फीड और फीड का निर्धारण करना। तो 14वें का आंसर है ड्राइंग भाग का अध्ययन करना। सीएनसी लेथ में कौन कौन सी अक्ष होती है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। तो क्या होती है? सीएनसी लेथ मशीन में एक्स और जेड नाम की दो अक्ष होती है। ठीक है। 16वां, सीएनसी लेथ में कितने अक्ष होते हैं? सीएनसी लेथ में एक्स और जेड नाम के दो अक्ष होते हैं। सीएनसी लेथ में टरेट हेड पर कितने टूल लगाए जा सकते हैं? सीएनसी लेथ में टरेट हेड में कितने टूल लगाए जा सकते हैं? 6 और 10, 5 और 9, 8 और 12, 10 और 15। तो क्या है? 8 और 12। क्या है? 8 और 12। कितना है? 8 और 12। कितना है? 8 और 12। 18वां, एक ही ऑपरेशन को कई तरीकों से करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? सीएनसी मशीन में एक ही ऑपरेशन को कई तरीकों से करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो 18वें का आंसर है जी कोड। क्या है? जी कोड। काइकले एक ही ऑपरेशन को कई तरीकों से करना। सीएनसी लेथ में कौन सा अक्ष कार्य के लंबवत है? यदि कार्य ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर है। कौन सा? 19वां। क्या है? जेड एक्सिस। क्या है? जेड एक्सिस। किस प्रकार के मोटर्स का उपयोग ज्यादातर सीएनसी मशीनों में किया जाता है? एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, ब्रशलेस डीसी सर्वोमीटर और लाइन मोटर। तो क्या है? डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर का उपयोग हम ज्यादातर सीएनसी मशीनों में करते हैं। मशीन को तुरंत बंद करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है? साइकिल स्टॉप, इमरजेंसी, स्पिंडल, ऑप्शनल। तो क्या है? हम करते हैं इमरजेंसी स्टॉप का। सीएनसी लेथ में किस प्रकार के गाइडवे का उपयोग किया जाता है? फ्लैट, डॉटेल, लीनियर मोशन, वी और फ्लेट। तो 22वें का क्या आंसर है? सीएनसी लेथ में किस प्रकार के गाइडवे का उपयोग किया जाता है? लीनियर मोशन। किसका? लीनियर मोशन। 22वें का क्या आंसर है? लीनियर मोशन। 22वें का क्या आंसर है? लीनियर मोशन। लिखित पाठ को वर्तमान पाठ से बदलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट, अल्टर, एडिट, डिलीट। तो 23वें का आंसर क्या है? अल्टर। लिखित पाठ को वर्तमान पाठ से बदलने के लिए हम करते हैं अल्टर की का उपयोग। किसका? अल्टर की का उपयोग। ये क्वेश्चन दिया गया है कि फाई मतलब डायामीटर जो दिया गया है वो 25 प्लस है 0.021 माइनस 0.00 और 0 की निचली सीमा क्या है? निचली सीमा क्या है? 25 mm। 25.000 mm घटाएंगे तब भी नहीं घटेगा। ठीक है। यदि छेद का मूल आकार 25 मिलीमीटर है और विचलन प्लस माइनस 0.2 है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या है? आकार की अधिकतम सीमा है प्लस, मतलब 25.2 mm। इसका आंसर क्या हुआ? 25.2 mm। 26वां, यदि ड्राइंग का आकार यह दिया गया है तो आकार की न्यूनतम सीमा क्या है? 20 प्लस 0.008, 20 माइनस 0.005। तो 20.0000 में हम 0.005 घटाएंगे तो क्या हो सकता है? 19.995 हो सकता है। क्या देखेंगे?
हाँ, 19.995 ही इसका आंसर है। 27वां, जो फिट का नाम क्या है? जो फिट का नाम क्या है? होल बेसिक सिस्टम में जो होल है वो स्थिर है, सॉफ्ट का आकार बदल रहा है। तो होल का जो उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच में सॉफ्ट की उच्चतम सीमा आई हुई है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ट्रांजिशन फिट, सिंकेज फिट, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट। 27वें का आंसर क्या है? इंटरफेरेंस फिट। क्या है? इंटरफेरेंस फिट। आकार की दो सीमाओं में से छोटी सीमा क्या है? आकार की न्यूनतम सीमा। क्या है? आकार की न्यूनतम सीमा। ये जो गेज है ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। ये गेज क्या है? प्लेन स्नैप गेज है, थ्रेड स्नैप गेज है, थ्रेड पिच गेज है और एडजस्टेबल स्नैप गेज है। तो क्या आंसर है? एडजस्टेबल स्नैप गेज। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब हम किसी की आकृति जांच करते हैं तो उसके लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज, प्रोग्रेसिव गेज। हम करते हैं प्रोफाइल गेज का। किसका उपयोग करते हैं? प्रोफाइल गेज का हम उपयोग करते हैं। ये गेज का क्या नाम है? इस गेज का नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या नाम है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें जो ये दोनों के बीच के दूरी होती है उसमें अपन वायर रखते हैं, ना कि इसके अंदर होल के अंदर। ठीक है। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? प्लग गेज, प्लग रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो चूंकि बाहरी व्यास की जांच करना है तो प्लग गेज नहीं होगा, तो प्लग गेज और प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? प्लग रिंग गेज। क्या है? प्लेन है, यहाँ प्लेन आएगा, ये प्लग नहीं आएगा। क्या आएगा? प्लेन रिंग गेज, साधारण रिंग गेज। गेज का क्या नाम है? ये हम पढ़ चुके हैं। आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये टेपर रिंग गेज है। क्या है? टेपर रिंग गेज है। मेटिंग भागों के बीच के अंतर को जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज। तो मेटिंग भागों के बीच के अंतर को जांचने के लिए हम यूज करते हैं फिलर गेज का। किसका? फिलर गेज का। इंटरनल थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? इंटरनल थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए क्या हम स्नैप गेज उपयोग करते हैं? क्या हम थ्रेड रिंग गेज उपयोग करते हैं? क्या हम थ्रेड प्लग गेज उपयोग करते हैं? क्या हम स्क्रू पिच गेज उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं थ्रेड रिंग गेज। हम एक्सटर्नल थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए हम यूज करते हैं थ्रेड रिंग गेज का। थ्रेड रिंग गेज का एक्सटर्नल बाएं के लिए हम यूज करते हैं रिंग गेज का, है ना। देखिए बाएं के लिए ये वाला क्वेश्चन था ना कि बाहरी व्यास के लिए हमने प्लेन रिंग गेज यूज किया। तो 33वें का जो हमारा 35वां क्वेश्चन है उसका आंसर है थ्रेड रिंग गेज। अगर इंटरनल होता तो थ्रेड प्लग गेज उपयोग करते। 36वां, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? होल को सही फिट से जांचना, अंदर के थ्रेडेड डाया की जांच करना, सही फिट के साथ पतला छेद जांचना, बाहरी व्यास की पतली सटीकता की जांच करना। तो 36वें का आंसर है सही फिट के साथ पतला छेद जांचना, मतलब चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट। ठीक है, टेपर्ड होल की जांच करना। स्क्रू पिच गेज ब्लेड की सामग्री क्या है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्प्रिंग स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। क्या है? स्प्रिंग स्टील। 37वें का आंसर क्या है? स्प्रिंग स्टील। सॉरी, एक मिनट। जिग में प्रयुक्त क्लैंप का क्या नाम है? जो हम जिग यूज कर रहे हैं उसमें प्रयुक्त क्लैंप का क्या नाम है? ठीक है, ये जो क्लैंप है यहाँ से हमने ऐसा करके यहाँ कर दिया क्लैंप, तो इस क्लैंप का क्या नाम है? टूथ क्लैंप, लैच क्लैंप,
टॉगल क्लैंप और वेज क्लैंप। तो इस क्लैंप का क्या नाम है? 38वें का आंसर क्या है? 38वें का आंसर टॉगल क्लैंप क्या है? टॉगल क्लैंप क्या है? टॉगल क्लैंप। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है वर्कशॉप कैलकुलेशन का कि 357 केजी वजन वाले मिश्र धातु में प्रत्येक धातु ABC का वजन क्या है? यह देखते हैं कि वे 2:5:7 के अनुपात में हैं। तो इन सबको जोड़ा तो 14 हुआ। 14 357 भागित 14 किया, जितना आएगा उसमें उस अनुपात में हम ये 2 अनुपात उतना करके, फिर 2 गुणित उतना करके, 5 गुणित उतना करके, 7 गुणित उतना करके आंसर ला लेंगे। ठीक है। यदि 150 mm व्यास और 30 दांतों वाला बड़ा गियर 50 मिलीमीटर व्यास वाले छोटे गियर के साथ मेल खाता है तो छोटे गियर के में कितने दांत होंगे? 30 पंचे 150 तो 50 दिया, 30 पंचे 150 है ना, 30 पंचे 150 तो कितना होना चाहिए? 10 पंचे 50, 10 पना 50, तो 40वें का आंसर है 10 तीत। 4 किलोग्राम से 800 ग्राम का अनुपात क्या है? 4 किलोग्राम नीचे रहेगा, 800 ऊपर रहेगा, 4000 नीचे हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। चूंकि ऊपर 4 लिखा है तो 4:4 किलोग्राम से लिखा है, जबकि नीचे आना था तो 5:1, 41वें का। धातु का कौन सा यांत्रिक गुण मुड़ने या झुकने पर नहीं टूटता है? मुड़ने और झुकने पर नहीं टूटता है। कठोरता, टफनेस जो होता है वो धातु का वह गुण है जो उसे मुड़ने या झुकने पर नहीं टूटने देता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्थायी धातु बनाने के लिए वेनेडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सिलिकॉन। स्थायी धातु बनाने के लिए हम कोबाल्ट का उपयोग करते हैं स्थायी चुंबक बनाने। कांस्य धातु का संयोजन है। कांस्य धातु का संयोजन क्या होगा? कॉपर प्लस जिंक होगा, कॉपर प्लस टीन होगा, कॉपर जिंक और एल्युमिनियम होगा, कॉपर और सिलिकॉन होगा। क्या होगा 44वें का? कॉपर और टीन। कांसे के लिए कॉपर और टीन होगा। ठीक है। ब्रोंज बोला ना, ब्रोंज है कॉपर प्लस टीन। 44वें का A2 ठीक है। चित्र में दिखाए गए अनुभागीय भाग का क्या नाम है? सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। 45वें का आंसर है एलिप्स। क्या है? एलिप्स। ये जो अनुभागीय भाग है उसका नाम है एलिप्स, दीर्घवृत्त। चित्र में दिखाए गए अनुभागीय का क्या नाम है? वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय। क्या नाम है? अति परवलय। क्या है? अति परवलय। चित्र में दिखाए गए ये जो भाग है इस भाग का क्या नाम है? वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय। 47वें का परवलय। क्या है? परवलय। चित्र में दिखाए गए दीर्घवृत्त खींचने की किस विधि का उपयोग किया गया? सकेंद्रित है, चार केंद्र है, उत्केंद्रित है और लंबवत विधि है। तो क्या है? सकेंद्रित वृत्त है। देखो पूरे के एक ही सेंटर दिया गया है, बाकी किसी में सेंटर नहीं है, जबकि 1 2 3 सेंटर है। समझ रहे? ये परवलय बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है? रेट्रिक्स विधि। 49 का ये देखिए आंसर दिया है डायरेक्ट्रिक्स विधि। रेट्रिक्स विधि है ये तो लिखा है डायरेक्ट्रिक्स विधि परवलय बनाने के लिए। चित्र में दिखाया गया परवलय बनाने की कौन सी विधि है? ओरिएंटेड है, आयत है, स्पर्श रेखा है, समांतर चतुर्भुज है। तो क्या है? आयत विधि। क्या है? आयत विधि। 50वें का आंसर क्या है? आयत विधि। यही आपका CITS का सेट 3 समाप्त होता है। आप सबको धन्यवाद। आगे की क्लास हम आगे करेंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।